मायरा और अरमान जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि पूरा परिवार लिविंग एरिया में मौजूद है और सभी बारी बारी से उस बच्ची को गोद में लेकर चुप करा रहे हैं, लेकिन वो किसी से चुप ही नहीं हो रही थी। अरमान और मायरा उन सभी के बीच आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्ची इतना रो क्यों रही है। खुशी पीहू को चुप कराते हुए, पता नहीं क्या हुआ है, कब से रोई जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। उस बच्ची का नाम पीहू है। मायरा खुशी से पीहू को मांगते हुए, मुझे दीजिए भाभी। लिली मायरा को टोंट उठाते हुए, यहाँ किसी से तो चुप नहीं हुई, यहाँ तक अपनी मॉम की गोद में भी चुप नहीं हो रही है, तो तुम कैसे चुप कराओगी। पहले कभी किसी बच्चे को संभाला है। मायरा लिली की बातों को इग्नोर करके खुशी से पीहू को अपनी गोद में ले लेती है और उसे चुप कराते हुए उसके आंसू पोंछने लगती है। मायरा उसे अपनी बाहों में लेकर झुलाने लगती है और उससे बातें करते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करती है, और मायरा की कोशिश कामयाब हो जाती है। पीहू वो पहले से ज्यादा चुप हो गई थी। ज्यादा रोने की वजह से पीहू सुबक रही थी और थोड़ा थोड़ा रो रही थी। सभी हैरानी से मायरा और पीहू की तरफ देखते हैं। वे सभी सोचते हैं कि हम सब से तो चुप नहीं हुई, लेकिन मायरा से चुप भी हो गई। मायरा पीहू को सुबकते देख अपने कंधे पर उसका सिर रख उसकी पीठ को सहलाने लगती है। काफी देर ऐसा करने से जब पीहू सोती नहीं है तो खुशी मायरा के पास आती है और कहती है, मायरा तुम थक गई होगी, लाओ मुझे दे दो, मैं सुला देती हूँ। वैसे भी अब ये चुप हो गई है। जैसे ही खुशी पीहू को लेने लगती है, वैसे ही पीहू फिर रोना स्टार्ट कर देती है। तो मायरा उसकी पीठ सहलाते हुए खुशी से बोली, रहने दीजिए भाभी, मैं सुला दूंगी। फिर मायरा पीहू को चुप करवाकर उसे सुलाने के लिए लोरी गाती है। लोरी सुन पीहू चैन से मायरा की गोद में सो जाती है। वहीं सभी मायरा को देख रहे थे कि कितने प्यार से वो पीहू को लोरी गाकर सुना रही है। मायरा पीहू को गोद में लिए सोफे पर बैठ जाती है। खुशी मायरा के पास बैठते हुए, देखो तो कैसे आराम से सो रही है, इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि अभी थोड़ी देर पहले इसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा था। फिर मायरा को देखते हुए, मायरा तुम्हें तो बच्चों को अच्छे से संभालना आता है, तुमने इसे ऐसे संभाला है जैसे पहले भी तुमने किसी बच्चे को संभाला हो। मायरा पीहू के बालों को सहलाते हुए, संभाला है ना रियांश को, वो भी इतना सा ही था, जब से उसे मैंने अकेले ही तो संभाला है। मैं भी उस वक्त छोटी थी, दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता था और बच्चे को कैसे संभालना है ये भी नहीं पता था। कोई सिखाने वाला भी नहीं था। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर सब सीख गई थी। खुशी मायरा को देखते हुए, रियाज तुम्हारा भतीजा है ना, तुमने उसे अकेले संभाला, मतलब मैं समझी नहीं, तुम्हारे भैया भाभी कहाँ हैं। खुशी को नहीं पता था कि मायरा की फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है। खुशी का सवाल सुन सभी मायरा के लिए दुखी हो जाते हैं। मायरा खुशी को देखते हुए, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया था, बस उसी वक्त से मैंने रियांश को अकेले संभाला है। खुशी मायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए, आई एम सॉरी मायरा, मुझे पता नहीं था। मायरा, इट्स ओके भाभी। फिर मायरा मुस्कुराते हुए पियो को खुशी की गोद में देते हुए, ये लीजिए अपनी प्रिंसेस को और रूम में ले जाकर सुला दीजिए, वरना ज्यादा देरी बाहर ठंड में रहेगी तो ठंड लग जाएगी। जब मायरा पीयू को खुशी की गोद में देकर पीछे हट रही थी कि अचानक रुक गई, क्योंकि पीयू ने अपने छोटे छोटे हाथों से मायरा का दुपट्टा कसकर पकड़ा हुआ था। ये देख सभी मुस्कुरा दिए और दादी मायरा को देखते हुए बोली, मायरा बेटा, ये तो तुम्हें नींद में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मायरा मुस्कुराई और पीयू के हाथों पर किस करके उससे अपना दुपट्टा धीरे से छुड़वा लिया। लिली ने मायरा को देखते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली नहीं है इसका मतलब तुम अनाथ हो। लिली ने यह जानबूझकर बोला था, मायरा को तकलीफ देने के लिए। लिली की बात सुन अरमान गुस्से में लिली पर चिल्लाते हुए बोला, लिली जवाब संभाल कर बोलो, तुम मेरी गेस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। वहीं सभी लिली को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। लिली ने अरमान को गुस्से में देखा तो बड़े ही प्यार से बोली, आई एम सॉरी अरमान, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। और उसने ही तो बोला कि उसकी फैमिली मर चुकी है, तो जिसका कोई नहीं होता वो अनाथ ही तो होता है। अरमान गुस्से में लिली की तरफ बढ़ता है तो मायरा अरमान के पास जाते हुए उसे रोकती है और फिर लिली को देखते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं अनाथ हूँ, जरा अपने आसपास बैठे लोगों को देखो और बताओ ये सब कौन है। लिली सबको देखते हुए, ये सब अरमान की फैमिली है। मायरा लिली को देखते हुए, और अरमान किसके हैं, मेरे, तो ये फैमिली भी तो मेरी हुई ना। भगवान ने मुझसे मेरी मम्मा पापा छीन लिए तो उसके बदले उन्होंने मुझे 3 माओ का प्यार दिया,
दिव्या आंटी, सुमन माँ और प्रिया मम्मा, और साथ ही 3 पिता और उनका ढेर सारा प्यार। 2 भाई और एक भाभी थी मेरे पास, वो भी भगवान ने छीन ली। उसके बदले मुझे एक भाई भाभी दिए और सामर्थ रजत रुद्र की तरफ हाथ करते हुए। इतना प्यार करने वाले देवर इतना प्यार करने वाले देवर और बहन के प्यार की तो कमी मुझे शुरू से ही नहीं थी। वो तो बचपन से मेरे साथ ही रहा है, मेरी सिया। और अब तो वो मेरे पास ही आ रही है। फिर दादी के पास जाती है और घुटनों पर बैठकर बोली, मैंने कभी अपनी दादी दादू को नहीं देखा, तो भगवान ने वो भी मुझे दे दिए, और वो भी 2 दादी का प्यार और दादू भी। ये बात मायरा ने सामर्थ के दादू और दादी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मायरा दादी जी की गोद में अपना सिर रखकर बोली, थोड़ा सा प्यार भगवान ने छीन लिया, उसके बदले कितना ढेर सारा प्यार मुझे दिया है। ये कहते हुए मायरा की आंखों से आंसू की एक बूंद निकल आती है, जिसे मायरा सबसे छुपाकर पहुंच लेती है। लेकिन अरमान सब देख लेता है। दादी मायरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये फैमिली तुम्हारी है। हमारे घर में एक भी बेटी नहीं थी, लेकिन अब देखो हमारे पास 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। एक तो हमारे पास है और दूसरी 2 दिन बाद वो भी हमारे पास होगी। ये कह दादी मायरा के माथे को चूम लेती हैं। फिर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अरमान मायरा को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ जाने लगता है। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे, कोई देख लेगा। अरमान सीढ़ियां चढ़ते हुए, कोई नहीं देखेगा, सब सोने चले गए। वहीं लिली अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी अरमान और मायरा को देख रही थी। वो तब तक उन दोनों को देखती रही जब तक वो अपने रूम में ना चले गए। उनके जाने के बाद लिली ने अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और गुस्से में अपने बाल नोचने लगी। लिली खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, रिलैक्स लिली, रिलैक्स। गुस्से में सब बिगड़ जाएगा, शांति से काम लेना होगा। मुझे किसी भी तरह अरमान के गुड बुक्स में रहना होगा, तभी तो वो मुझ पर ट्रस्ट कर पाएगा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अरमान को गुस्सा आए। इधर अरमान रूम में आकर मायरा को बेड पर लिटा देता है और खुद डोर लॉक करके मायरा के पास आता है। मायरा उठकर बैठ गई और अरमान मायरा को देखते हुए, सॉरी जान, वो लिली ने जो कुछ तुमसे कहा, मैं कल ही उसे होटल भेज दूंगा। मायरा, कोई बात नहीं अरमान, जाने दीजिए। अरमान, ऐसे कैसे जाने दूं, उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे। मायरा, मेरी आंखों में आंसू कब आए, वो तो जब आप मुझ पर चिल्लाए थे, तब मेरी आंखों में आंसू आए थे। अरमान, उसके लिए सॉरी जान, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा था जब तुम अपना सिर दादी की गोद में रखकर अपने आंसू पोंछ रही थी। मायरा अपनी नजर झुकाते हुए, वो तो मैं बस इमोशनल हो गई थी इसलिए। अरमान मायरा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, तो फिर अब क्यों रो रही हो? मायरा अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए, मैं नहीं रो रही, अब छोड़िए भी उस बात को, रात बहुत हो गई है, चलिए सो जाते हैं। अरमान मायरा को देखते हुए, मैं सो जाऊं? ऐसे कैसे सो जाऊं? अभी तो मुझे ढेर सारा प्यार करना है तुम्हें, तो सोने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। मायरा लिपटे हुए, लेकिन मुझे नींद आ रही है। अरमान मायरा के पास लेटते हुए, कोई बात नहीं, पहले प्यार कर लें, फिर सो जाएंगे। अरमान की बात सुन मायरा मुस्कुराई और ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर कर लिया। अरमान ये देख उसने मायरा पर से ब्लैंकेट हटा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान छोड़िए मुझे, और ब्लैंकेट क्यों हटाया, मुझे ठंड लग रही है। अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए, मैं हूं ना तुम्हारी ठंड दूर करने के लिए। यह सुन मायरा शर्मा गई। ये देख अरमान मुस्कुराया और मायरा के गले पर प्यार से किस करने लगा। मायरा ने अरमान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। गले पर किस करते हुए अरमान मायरा के होठों तक पहुंच गया और अपने होठ मायरा के होठों पर रख दिए। उसे किस करने लगा। एक डीप किस के बाद अरमान मायरा के पूरे चेहरे को चूमने लगा। मायरा की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी थी। उसने एक हाथ अरमान के शोल्डर पर रखा और दूसरा उसके सिर में उसके बालों को पकड़ लिया। अरमान धीरे धीरे गले पर किस करते हुए गले से नीचे किस करने लगा। उसके हाथ इस समय मायरा की कमर पर थे। अरमान थोड़ा और नीचे आया। उसने मायरा के क्लीवेज पर किस करते हुए उसे काट लिया। मायरा के मुंह से एक आह निकल गई। मायरा के कराहने की आवाज ने तो जैसे अरमान को पागल कर दिया था। उसने एक बार फिर मायरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगा। किस करते हुए अरमान के हाथ मायरा की बॉडी को हर जगह छू रहे थे। इस समय मायरा के मन में ढेर सारे इमोशंस उमड़ रहे थे।
वो अरमान के प्यार में खोने लगी थी। अरमान मायरा को काफी देर से किस कर रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने का, पर अब मायरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। अरमान ने धीरे से मायरा के होठों पर किस करना बंद कर दिया और फिर उसके गले लग गया। मायरा इस समय बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दोनों इस वक्त काफी करीब थे। अरमान ने अपना चेहरा मायरा के गले में छुपा लिया था। वो इस समय बस मायरा की खुशबू महसूस कर रहा था। मायरा नॉर्मल हुई तो अरमान ने धीरे से मायरा के गले पर फिर से किस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े थे और दोनों अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। रात के 1 बज चुके थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने के बाद थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। सुबह के 9 बजे जब मायरा की आंख खुली तो उसने अपने आप को बेड पर अकेला पाया। मायरा उठकर बैठी और उसने देखा कि उसने अरमान की शर्ट पहनी हुई है। यह देख मायरा कल रात अरमान के साथ बिताए प्यार भरे लम्हों को याद कर मुस्कुराने लगी। अरमान रूम में आते हुए, किसे याद करके मुस्कुरा रही हो? मायरा अरमान को देख बेड से उठी और अरमान के पास जाकर उसके सीने से लग गई और बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने को। चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, 9 बज रहे हैं। मायरा अरमान से अलग होते हुए, 9 बज गए और आपने मुझे उठाया भी नहीं? फिर अरमान को अपने सामने से हटाते हुए, हटिए मुझे जल्दी से रेडी होना है। मायरा बाथरूम की तरफ जाने लगती है। फिर अरमान के पास वापस आकर उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस करके गुड मॉर्निंग बोल जल्दी से बाथरूम में चली गई। अरमान ये देख मुस्कुरा दिया। मायरा रेडी होकर नीचे आती है और लेट उठने के लिए सभी को सॉरी बोलती है और ब्रेकफास्ट करके सभी के साथ मिलकर रात के संगीत की तैयारी में लग जाती है। संगीत का फंक्शन आज कपूर निवास में था तो पूरे घर को सजाया गया था। यहाँ का काम खत्म कर मायरा सिया के पास जाती है। मायरा सभी से मिलकर सीधे सिया के रूम में जाती है तो देखती है सिया रियाज को तैयार कर रही थी। मायरा उन दोनों के पास जाती है और रियाज को देखते हुए बोली, रियाज आप रेडी हो गए? रियाज मायरा को देखते हुए, आप आ गई गुलाबो? मायरा, हाँ आ गई। आप जल्दी बाहर जाओ, रुद्र अंकल आपका वेट कर रहे हैं। रियाज सिया को देखते हुए, बुआ जल्दी करो मुझे जाना है। सिया रियाज के बाल बनाते हुए, हाँ बस हो गया, ये लो अब तुम रेडी हो जाओ। फिर रियाज वहां से चला जाता है। सिया अपने कपड़े लेते हुए मायरा से बोली, मैं भी चेंज करके आती हूँ, फिर तू भी कर लेना, तेरे कपड़े यहीं पर है। थोड़ी देर में दोनों रेडी होकर सभी के साथ कपूर निवास के लिए निकल जाती हैं। कपूर निवास में सभी रेडी होकर हॉल में आ जाते हैं। हॉल काफी बड़ा था तो संगीत का फंक्शन यहीं पर रखा गया था। आज सामर्थ ने ब्लू कलर का कुर्ता पैजामा और लाइट ब्लू कलर का बास्केट पहना हुआ था। वहीं अरमान ने पीच कलर का कुर्ता पैजामा और बास्केट पहना हुआ था। दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। सिया और उसकी फैमिली भी कपूर निवास पहुंच गए थे। जब सामर्थ और अरमान की नजर सिया और मायरा पर पड़ी तो दोनों तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गए। सिया ने नेवी ब्लू कलर का लहंगा और लाइट पिंक कलर का दुपट्टा पहना हुआ था। मायरा ने पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था। मायरा ने अपनी और अरमान की सभी ड्रेस सेम कलर की ली थी। अमन अरमान और सामर्थ के पास आता है और उन दोनों के बीच खड़ा होकर उनके कंधे पर अपनी कोहनी रखकर बोला, बस करो तुम दोनों, तुम्हारी ही हैं। अमन की बात सुन अरमान और सामर्थ एक साथ बोले, कौन? अमन मुस्कुराते हुए, तुम्हारी वाइफ। सामर्थ सिया को देखते हुए, क्या करूं इतनी सुंदर लग रही है कि नजर ही नहीं हट रही। अरमान मायरा को देखते हुए, वैसे तो मेरी मायरा हमेशा ही खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो मेरे लिए सच संवर कर आती है तो बस पूछो ही मत क्या गजब ढाती है। अमन, अच्छा चलो बस बहुत हुआ, अपनी अपनी वाइफ की तारीफ करना, अब फंक्शन एंजॉय करें। तीनों आपस में हंसी मजाक और ढेर सारी बातें करने लगते हैं। फिर सामर्थ को सुमन जी बुला लेती हैं। सामर्थ के जाने के बाद अरमान अमन से पूछता है, कल तू कुछ कह रहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है, क्या बात करनी थी बता? अमन अरमान को देखते हुए, नहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ऐसे ही। अरमान, इम्पोर्टेंट तो जरूर था, वरना तू मेरी नींद ना खराब करता। बता अब क्या बात थी? अमन, अरे नहीं यार, कहा ना कुछ खास नहीं था। अब ये सब छोड़ना, फंक्शन एंजॉय करते हैं। यह कह अमन अरमान के पास से चला जाता है। अमन के जाने के बाद अरमान खुद से बोला कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, वरना तू मुझे बार बार परेशान ना करता।
जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। इधर अमन खुद से कहता है, सॉरी अरमान, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। पहले तो मैं तुझे सब बताना चाहता था, लेकिन जब कल रात मायरा भाभी की बातें सुनी और तुम दोनों का प्यार देखा, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरे चुप रहने में ही तुम दोनों की भलाई है। वहीं अरमान दूर खड़ा अमन को देख रहा था। अमन को परेशान देख अरमान समझ गया था कि जरूर कोई बात है। सभी फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। नाच गाना धमाल हो रहा था। सभी डांस कर रहे थे। तभी एक गाने के साथ मायरा और अरमान, सामर्थ और सिया चारों एक साथ डांस फ्लोर पर आते हैं और कपल डांस करने लगते हैं। उनका डांस खत्म होता है और सभी तालियां बजाते हैं और दोनों दादी, अरमान और सामर्थ की दादी, आगे आकर चारों की बधाइयां लेती हैं। इसी तरह सभी डांस करते हैं। जहाँ सभी फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, वहीं अरमान अमन को देख रहा था और उसके चेहरे पर आती परेशानियों को नोटिस कर रहा था। अमन मायरा के सामने जाने से कतरा रहा था। मायरा की फैमिली फोटो देख थोड़ा घबरा भी रहा था। अरमान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अमन को हुआ क्या है। नाच गाने के बाद सभी डिनर करते हैं और कुछ देर बाद सिया और उसकी फैमिली अपने घर चली जाती है। यहाँ कपूर निवास में सभी बहुत थक चुके थे, तो सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। मायरा भी चेंज करके आती है और रियाज को उसके रूम में ले जाती है और चेंज करवा कर उसे सुलाने लगती है। रियाज को सुलाते सुलाते मायरा खुद भी उसी के पास सो जाती है। अरमान जब रूम में आता है तो उसे मायरा रूम में नहीं दिखती। अरमान को लगा कि मायरा साथ नीचे होगी। अरमान अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है और शावर लेकर चेंज करके रूम में वापस आता है। अरमान देखता है कि मायरा अभी तक रूम में नहीं आई है, तो वो उसे ढूंढने रूम से बाहर आता है और नीचे हॉल में, किचन में, सभी जगह ढूंढने लगता है, लेकिन मायरा उसे नहीं मिलती। कुछ सोचकर अरमान रियाज के रूम में जाता है और देखता है कि मायरा रियाज को अपने सीने से लगाकर सो रही है और रियाज भी उसे कुछ ऐसे सिमट कर सो रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर सो रहा हो। ये देख अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उन दोनों के पास गया और अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर रियांश के माथे पर किस किया और मायरा की तरफ बढ़कर उसके माथे पर भी किस कर लिया और वहीं उन दोनों के पास हो गया। सुबह, आज सुबह हल्दी और शाम को शादी थी, तो मायरा सुबह जल्दी उठ गई थी। मायरा जब उठती है तो देखती है अरमान भी वहीं पर सो रहा है और रियाज अरमान से चिपक कर सो रहा है और अरमान भी रियाज को पकड़कर सो रहा था। मायरा यह देख मुस्कुराई और उठकर दोनों के माथे पर किस करके अपने रूम में चली गई। मायरा रेडी होकर नीचे आती है और सुमन जी और प्रिया जी के साथ मिलकर हल्दी की रस्म की तैयारी करने लगती है। कुछ ही देर में सभी गार्डन में पहुंच जाते हैं। हल्दी का फंक्शन गार्डन में होना था, तो गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। सभी ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। सामर्थ को हल्दी लगाने के लिए बैठाया जाता है और दोनों दादियां आगे आकर सामर्थ की नजर उतारती हैं। सुमन जी सामर्थ के पास बैठते हुए उसके माथे को चूमकर बोली, हमेशा खुश रहो और मेरी बहू को भी खुश रखना। इतना बोलते हुए सुमन जी पास रखे आम के पत्ते को हल्दी में डालकर समर्थ के सर, गाल, कंधे, हाथ और पैर पर लगाने लगती हैं। फिर उसके बाद प्रिया जी भी आगे आकर सामर्थ को हल्दी लगाती हैं। इसी तरह सभी सामर्थ को हल्दी लगाते हैं। अब मायरा सामर्थ को हल्दी लगाने आती है। मायरा सामर्थ की बधाइयां लेते हुए, किसी की नजर न लगे मेरे देवर को, दोनों ही इस पर मुस्कुरा देते हैं। मायरा सामर्थ को हल्दी लगाते हुए उससे एक शरारत सूझी, तो मायरा ने हल्दी का बाउल लिया और सामर्थ के सिर पर सारा उड़ेल दिया और अपने हाथों से उसके सिर और चेहरे पर सारी हल्दी मल दी। सामर्थ तो अपना मुंह खोले बस यही देखता रहा कि अब उसके साथ हुआ क्या है। वहीं सब ये देखकर हंस देते हैं। सामर्थ ये देख मायरा को पकड़ने लगा तो मायरा वहां से भागने लगी। सामर्थ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और मायरा पूरे गार्डन में सामर्थ से बचने के लिए भाग रही थी। तभी वहां अरमान आ जाता है और मायरा अरमान के पीछे छिप जाती है। अरमान ये देख बोला, स्टॉप, तो दोनों भागना बंद कर देते हैं। अरमान सामर्थ को देखते हुए, क्यों मेरी बीवी को परेशान कर रहा है? सामर्थ खुद को दिखाते हुए, देख जरा तेरी बीवी ने मेरा क्या हाल किया है। हल्दी लगाई नहीं, हल्दी में पूरा नहला दिया है। मायरा अरमान की बाजू पकड़ पीछे से झांकते हुए, तो भाभी बनकर बधाइयां ले ली और साली बनकर मजाक कर लिया। अरमान मुस्कुराते हुए मायरा का साथ देते हुए बोला, तूने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, बस फिर मेरी बीवी ने बदला ले लिया।
सामर्थ अपने पैर पटकते हुए प्रिया जी के पास जाता है और मासूम सा मुंह बनाकर बच्चों की तरह शिकायत करते हुए, मम देख लीजिए इन दोनों को, मेरे साथ कैसे कर रहे हैं। प्रिया जी सामर्थ को देखते हुए, बेटा इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम चारों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। सुमन जी सामर्थ को देखते हुए, शादी होने वाली है फिर भी बच्चों की तरह शिकायत करने की आदत नहीं गई तेरी। अरमान सुमन जी के पास आते हुए, माँ ये तो इसकी बचपन की आदत है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। फिर सुमन जी सामर्थ को नहाने के लिए भेज देती हैं और मायरा को सामर्थ की उतरी हल्दी देकर सिया के घर भेजती हैं। अरमान भी मायरा के साथ जाता है सिया के घर। सिया को सभी हल्दी लगा रहे थे। भाई मायरा ने सिया के साथ भी वही किया जो उसने सामर्थ के साथ किया था। बदले में सिया ने भी मायरा को हल्दी लगा दी। दोनों को मस्ती करता देख सभी हंस रहे थे। दिव्या जी मायरा और सिया को देखते हुए, अब बस करो दोनों और जाकर नहा लो, फिर निकलना भी है। शादी उसी रिजॉर्ट में होने वाली थी जहाँ सगाई हुई थी। सिया अपने रूम में नहाने चली जाती है और मायरा गेस्ट रूम में। मायरा ने रूम में आकर दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अरमान ने मायरा के चीखते हुए मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगाया और बोला, कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी। मायरा ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और कहा, मैंने नहीं कहा था वेट करने को, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो सामर्थ के पास होना चाहिए था। फिर मायरा ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए कहा, जाइए आप, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। अरमान ने मायरा के दोनों हाथों को पकड़कर कमर के पीछे किया और बोला, कोई कुछ नहीं सोचेगा, पति पत्नी है हम दोनों। मायरा अपने हाथ छुड़वाकर अरमान की तरफ पलटते हुए, अरमान प्लीज परेशान मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, वैसे भी घर पर सब आपका वेट कर रहे होंगे। अरमान मुस्कुराकर उसके चेहरे को छूते हुए, नहीं जाऊंगा, और अभी तो मैंने परेशान किया भी नहीं है। यह कह अरमान मायरा की तरफ बढ़ने लगता है और मायरा अपने कदम पीछे लेने लगती है। मायरा दीवार से लगती है। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान क्या कर रहे हैं आप। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और कहता है, हल्दी लगाने आया हूँ, अपनी हल्दी में तो ठीक से तुम्हें हल्दी लगा नहीं पाया, तो वही कसर पूरी करने आया हूँ। यह कहकर अरमान ने मायरा के गाल से अपना गाल लगाया तो मायरा ने कसकर अरमान के शोल्डर पर से उसके कुर्ते को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देख अरमान मुस्कुराया और मायरा को घुमाकर उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली। अरमान की गर्म सांसें मायरा अपने कंधे पर महसूस कर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। अरमान ने धीरे से उसकी गर्दन को चूमा तो मायरा ने मजबूती के साथ उसकी कलाई को पकड़ लिया। अरमान ने साइड टेबल पर रखी हल्दी के बाउल से हल्दी ली और मायरा के बालों को साइड कर उसकी पीठ और गर्दन पर हल्दी लगाते हुए बोला, यह है हमारी हल्दी। मायरा आंखें बंद किए बस अरमान के प्यार में खोई हुई थी। अरमान ने उसकी कमर और गर्दन पर उंगली घुमाई और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए धीरे से बोला, अपनी आंखें खोलो। तो मायरा ने अपनी आंखें खोली और अरमान को देखने लगी। अरमान की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देख मायरा अरमान के सीने से लग गई। ये देख अरमान मुस्कुरा दिया और मायरा के होठों के पास अपनी उंगली घुमाने लगा। मायरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसकी सांसें तेज हो चली। मायरा ने अरमान का हाथ हटाना चाहा तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ अपने सीने पर रख लिया जहां उसकी दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। अरमान ने एक हाथ से मायरा का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। किस करने के बाद अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, जान आज भी तुम ऐसे शर्माती हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार टच कर रहा हूँ। यह सुन मायरा की पकड़ अरमान पर और मजबूत हो जाती है। अरमान भी मायरा को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बहुत प्यार है तुमसे, बता नहीं सकता कि कितना। सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें प्यार करना कभी नहीं भूल सकता। मायरा अरमान को देखते हुए, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अरमान, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। अरमान मायरा को गले लगाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अरमान ने मायरा को तो कह दिया था कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, लेकिन उसे भी यही डर सता रहा था। जब से उसने वो सपना देखा था तब से वो मायरा को खोने से डर रहा था। शाम के वक्त रिजॉर्ट में सभी पहुंच चुके थे और रेडी हो रहे थे। सिया रेडी हो चुकी थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिया ने रेड कलर का लहंगा जिसमें गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ था, गले में हैवी ज्वेलरी, नाक में नथ,
जिसकी चैन बालों तक जा रही थी। माथे पर सुंदर सी माथा पट्टी, हाथों में रेड कलर का चूड़ा। सिया बहुत सुंदर लग रही थी। मायरा सिया के सर पर दुपट्टा रखते हुए मिरर में से सिया को देखते हुए बोली, हाय, श्रृंगार ने क्या जादू किया है। जीजू तुझे देख कर तो अपने होश खो बैठेंगे। सिया मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है और मायरा मुस्कुराकर सिया के सिर को चूम लेती है और कहती है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। सिया हाँ में अपना सिर हिला देती है और मायरा दूसरे रूम में रेडी होने चली जाती है। मायरा जब रेडी हो रही थी तब अरमान मायरा के रूम में आता है और मायरा के पास आते हुए, जान रेडी हो गई तुम। जब मायरा पलटकर अरमान को देखती है तो अरमान मायरा को देखता ही रह जाता है। वहीं मायरा का भी यही हाल था। वो भी एकटक अरमान को देखती रह जाती है। ऑफ वाइट एंड ब्लू कलर की शेरवानी, पैरों में जूते, बालों को सलीके से सेट किया हुआ और उसकी वो नीली आंखें जो मायरा को बहुत पसंद थी। अरमान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मायरा ने ऑफ वाइट कलर का लहंगा और उस लहंगे पर ब्लू कलर का वर्क किया हुआ था। दुपट्टे को एक साइड से लेकर शोल्डर पर पिनअप किया हुआ था और दुपट्टे का दूसरा सिरा कमर के पास लहंगे से पिनअप किया हुआ था। उसी के साथ मैचिंग ज्वेलरी, कमर में कमरबंद, बालों का बन बनाया हुआ था। हाथों में ब्लू एंड व्हाइट कलर की चूड़ियां, रेड लिपस्टिक और मेकअप के साथ मायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरमान मायरा के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जान इतनी खूबसूरत मत लगा करो, मेरा खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखते हुए, आप भी इतने हैंडसम मत दिखो कि मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर खींचता है और कहता है, ठीक है फिर दोनों ही कंट्रोल नहीं करते हैं और शादी में जाना कैंसिल करते हैं। मायरा अरमान को दूर करते हुए, नहीं, शादी में जाना क्यों कैंसिल करना है। शादी के बाद तो हम दोनों साथ ही हैं ना। और अभी आप मुझे छोड़िए, मुझे रेडी होना है। अरमान मायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, रेडी तो हो तुम, अब क्या रह गया है। मायरा सिंदूर की डिब्बी आगे करते हुए, ये रह गया है। अरमान मुस्कुराते हुए मायरा से सिंदूर की डिब्बी लेकर उसमें से सिंदूर लेता है और मायरा के मांग टीके को उठाकर उसकी मांग भर देता है। फिर मांग टीका ठीक कर उसके माथे को चूम लेता है। मायरा अरमान को देखते हुए, चले अब। अरमान मायरा को रोकते हुए, एक मिनट, कुछ लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरमान मायरा को वही चेयर पर बिठाता है और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। तो मायरा उस बॉक्स को देखते हुए, अरमान इसमें क्या है। अरमान घुटनों पर बैठ मायरा के पैरों से हील निकालकर अपने थाई पर रखता है। तो मायरा सवालिया नजरों से अरमान को देखते हुए, अरमान क्या कर रहे हैं आप। अरमान कुछ नहीं बोलता है और उस बॉक्स में से पायल निकालकर मायरा के पैरों में पहना देता है। पायल बहुत ही सुंदर थी। मायरा पायल देखकर बोली, वाह अरमान कितनी सुंदर है ये। अरमान मायरा के दूसरे पैर में पायल पहनाते हुए, तुम्हारे पैरों में पहनने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। इस पर दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर अरमान मायरा को हील पहनाकर उसे अपने साथ बाहर सभी के बीच ले आता है। अरमान और मायरा जब हॉल में आते हैं तो सभी की नज़र उन दोनों पर टिक जाती है। सभी उन दोनों को देखकर आपस में बातें करते हैं कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कोई कहता है परफेक्ट कपल लग रहे हैं। प्रिया जी अरमान और मायरा के पास आकर उन दोनों की बलाइयाँ लेती हैं और कहती हैं, किसी की नज़र न लगे मेरे बच्चों को, बहुत सुंदर लग रहे हो तुम दोनों। कुछ देर बाद मायरा सिया को शादी के मंडप तक लेकर आती है तो सभी लोग दुल्हन को देखने लगते हैं और सामर्थ वो तो सिया को देख बोलना ही भूल गया। वो तो बस सिया को अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। उसे तो तब होश आया जब पंडित जी ने वरमाला पहनाने को बोला। पंडित जी के बोलने पर सामर्थ हड़बड़ा जाता है और वरमाला मायरा की तरफ ले जाता है तो अरमान उसे पीठ पर मुक्का मारते हुए, तेरी बीवी यहाँ है, वो मेरी है, तो ध्यान से देख फिर वरमाला पहना। सामर्थ मायरा को देखते हुए, सॉरी सॉरी भाभी, वो क्या है ना, मेरी नज़र सिया से हट ही नहीं रही है, इसलिए पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं। मायरा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं जीजू, होता है होता है। इस पर सभी हंस देते हैं। सामर्थ सिया को वरमाला पहनाता है और सिया भी सामर्थ को वरमाला पहनाती है। फिर दोनों मंडप में बैठ जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। अरमान अमन को ढूंढता हुआ बार काउंटर तक पहुंच जाता है। अमन को परेशान देखकर अरमान अमन के पास जाता है और कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ शादी शुरू हो गई है, चल चलते हैं। अमन ड्रिंक करते हुए, तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ। अरमान अमन को देखते हुए, क्या बात है अमन, तू परेशान लग रहा है, कोई बात है तो तू मुझे बता सकता है। अमन,
कोई बात नहीं है। अरमान, अच्छा एक बात बता, तू मायरा से इतना कटा कटा क्यों रह रहा है? और उसकी फैमिली की तस्वीर देखकर भी कुछ घबराया हुआ था। तू जानता है उसकी फैमिली को? अमन अरमान की बात सुन घबरा जाता है और अरमान से नजरें चुराते हुए, नहीं मैं नहीं जानता, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। अमन की घबराहट देख अरमान समझ गया कि जरूर मायरा से रिलेटेड ही कोई बात है। वहाँ काफी सारे गेस्ट थे, तो अरमान ने अमन को अपने साथ चलने को कहा, तो अमन ने मना कर दिया। तो अरमान ने अमन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। अरमान अमन को अपने साथ रिसोर्ट के बैक साइड ले गया, जहाँ कोई नहीं था। अरमान अमन को देखते हुए बोला, अब सब बता कि क्या बात है। अमन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, कहा ना कोई बात नहीं है। इतना कह अमन वापस जाने लगता है तो अरमान अमन के पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, जो तुम उसे छुपा रहा है, क्या वो बात मायरा से रिलेटेड है? इतना सुन अमन के कदम रुक जाते हैं। वो अपने आप को नॉर्मल कर अरमान की तरफ पलटते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? इस समय भाभी कहाँ से आ गई? अरमान अमन को देखते हुए, मुझे पता है कि मायरा से रिलेटेड ही कोई बात है जो तुम उससे छुपा रहा है। अमन अरमान के पास आते हुए, देख भाई ऐसा कुछ नहीं है, चल शादी देखने चलते हैं, वरना उस सामर्थ को जब पता चलेगा कि हम दोनों ही उसकी शादी में नहीं थे तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। अरमान अमन से, देख अमन, अब मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या बात है बता, और अब की बार मुझे सिर्फ सच सुनना है। अरमान की वही बात बार बार सुनकर अमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या सुनना चाहता है तू? तब से बार बार एक ही सवाल किए जा रहा है, जब कोई बात हो तभी तो तुझे बताऊंगा ना। अब अरमान को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में अमन के कॉलर को पकड़कर बोला, मुझे सच जानना है अमन। अमन अरमान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, तू सच सुन नहीं पाएगा अरमान। अरमान, कौन सा सच? मुझे जानना है। अमन चिल्लाते हुए, तो सुन, तुझे वो 5 साल पहले वाला गोवा एक्सीडेंट याद है ना, जब हमारी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? अरमान अमन को देखते हुए, तो अमन अरमान को देखते हुए, तो यही कि वो कोई और नहीं बल्कि मायरा भाभी की गाड़ी थी, और जो लोग मर गए थे वो मायरा भाभी की फैमिली थी। ये सुन अरमान के तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उसने अमन का कॉलर छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। जब अरमान लड़खड़ाते हुए गिरने वाला था तो अमन ने आगे आकर अरमान को संभाला, और वहीं थोड़ी दूर पर एक बेंच बना हुआ था, तो अमन अरमान को वहां ले जाकर बिठा देता है और कहता है, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। अरमान अपने होश में आते हुए अमन को देखते हुए बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तूने तो कहा था कि उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस तरह हम बच गए थे उसी तरह उस गाड़ी में मौजूद लोग भी बच गए थे। अब अमन ने अरमान से नजरें चुराते हुए कहा, मैंने तुझसे झूठ बोला था। अरमान गुस्से में खड़ा हो जाता है और अमन को देखते हुए कहता है, झूठ बोला तूने मुझे? अरे भाई, एक परिवार खत्म हो गया था और तूने मुझे झूठ बोला? ऐसा कैसे कर सकता है तू अमन? अरमान परेशानी से अपने बालों में हाथ घुमाता है और पीछे अपने गर्दन पर हाथ रखकर बोला, मैं मायरा से कैसे नजरें मिलाऊंगा? इस वक्त अरमान की आंखों में आंसू थे। अचानक अरमान को कुछ याद आता है और वो अपने आंसू पोंछकर अमन को देखते हुए पूछता है, क्या उस रात किसी लड़की ने तुझसे हेल्प मांगी थी? अमन याद करते हुए, शायद हाँ। अरमान अमन को कंधे से पकड़ते हुए, शायद नहीं। अमन याद करके बता, और तुझे कैसे पता कि वो मायरा की फैमिली ही थी? अमन अरमान को देखते हुए, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब हम दोनों ही बेहोश हो गए थे, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि तेरे सिर पर चोट लगी थी और तू बेहोश था। गाड़ी से बाहर निकलकर जब मैं तेरे पास आ रहा था तब मैंने सामने वही गाड़ी देखी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ था। वह गाड़ी पलटी हुई थी। मैं ये देख शौक हो गया था कि हमसे इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। मैं हिम्मत करके उस गाड़ी के पास गया और गाड़ी के अंदर उन लोगों को देखा तो वे सभी खून से लथपथ थे और मर चुके थे। ये देख मैं घबरा गया और वहां से भागकर अपनी गाड़ी के पास आया और तुझे ड्राइविंग सीट से बाहर निकालकर बैक सीट पर लिटाया लिटाया ही था कि तभी किसी की आवाज़ आई। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। अंधेरा बहुत था तो मैं उसे देख नहीं पाया। जब वो मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आ रही थी तो मैं डर गया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। अगले दिन मैंने उस एक्सीडेंट में मरे लोगों के बारे में पता किया तो पता चला कि सभी मर गए, बस एक लड़की बची थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। कुछ दिनों बाद मैं उस लड़की को देखने हॉस्पिटल गया था तो मुझे वहां से पता चला
कि वो लड़की कोमा में है। तो मैं उस लड़की को देखने गया तो वो लड़की कोई और नहीं, मायरा भाभी थी। जब मैंने कपूर निवास में भाभी की फैमिली की तस्वीर देखी तो मुझे पता चला कि वो जो एक्सीडेंट में मर गए थे मैं मायरा भाभी की फैमिली थी। मैं तुझे यही बताना चाहता था, लेकिन तेरा और भाभी का प्यार देख मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अरमान उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अमन की बात खत्म होते ही अरमान ने कहा, अमन वो सब उस वक्त मरे नहीं थे, वो सिर्फ जख्मी थे। उनकी सांसें चल रही थी और जो तुझसे हेल्प मांग रही थी वो मायरा थी। तूने क्यों उसकी हेल्प नहीं की? अगर उस दिन तूने उसकी हेल्प की होती तो शायद आज मायरा का परिवार उसके साथ होता। अमन, मैं बहुत डर गया था यार। मैं क्या करता? और तू जख्मी भी था। तुझे हॉस्पिटल पहुंचाना भी जरूरी था। और तुझे कैसे पता कि वो उस वक्त जिंदा थे? अरमान अपनी आंखों में आंसू लिए, क्योंकि उस रात की बात मुझे मायरा ने बताई थी कि कैसे वो हेल्प मांग रही थी। और तू जानता है, तेरे जाने के बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई और सभी मर गए। ये कहकर अरमान वहीं घुटनों पर बैठकर रोने लगा और बोला, ये मैंने क्या कर दिया? जिसे मैं दुनिया की सारी दर्द तकलीफ से बचाकर रखना चाहता था, उसे ही मैंने इतना बड़ा दर्द दे दिया। वो पिछले 5 सालों से उस दर्द में थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। और जब उसे यह सब पता चलेगा तब क्या होगा? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। अरमान और जोर जोर से रोने लगा। अमन अरमान को संभालते हुए, अरमान संभाल अपने आप को, और ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। तो भाभी को कैसे पता चलेगा? अरमान अमन को हैरानी से देखते हुए, कैसी बात कर रहा है तू? मैं बताऊंगा उसे सब कुछ। अमन अरमान को समझाते हुए, अरमान पागल मत बन, भाभी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोच जरा, जब तुझे पता चला तो तेरा ये हाल है, और अगर भाभी को पता चला तो उनका क्या हाल होगा? उन्होंने तो अपना परिवार खोया है, और मैंने देखा है कि भाभी के लिए तू और तेरा परिवार कितने मायने रखते हैं। एक परिवार हमने उनसे अनजाने में छीन लिया, अब जानबूझकर तू उनका ये परिवार मत छीन। और तेरी फैमिली भी तो कितना प्यार करती है भाभी से। अरमान रोते हुए, मैं क्या करूं अमन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है मैंने उसे हर पल तड़पते देखा है अपनी फैमिली के लिए। और यहाँ वो तो उस वक्त इतना छोटा था कि उसे तो मौत और जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस वक्त हमने उसे उसके माँ बाप छीन लिए। मैं उन दोनों का गुनहगार हूँ। अमन अरमान को चुप कराते हुए, चल अब चुप हो और खुद को संभाल। किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो हजारों सवाल पूछेंगे, और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वहीं कोई खड़ा उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, और एक डेविल स्माइल के साथ वो वहां से चला जाता है। इधर मायरा अरमान को ढूंढ रही थी। उसने अरमान को काफी देर से नहीं देखा था, तो वो उसे ढूंढने लगी। मायरा अरमान को ढूंढते हुए रिजॉर्ट के बैक साइड पहुंच गई। अरमान उससे कुछ दूरी पर था, तो मायरा ने अरमान को आवाज लगाया, मायरा। अरमान अरमान और अमन ने पीछे पलट कर देखा तो मायरा उन दोनों के पास ही आ रही थी। अमन अरमान से बोला, अरमान अपनी हालत ठीक कर, भाभी यहीं आ रही हैं। अरमान घूमकर अपने आंसू पोंछता है और खुद को नॉर्मल करने लगता है। तब तक अमन आगे आकर मायरा को बोला, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ काम था? मायरा अमन को देखते हुए, यही तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अमन मायरा को देखते हुए, कुछ नहीं, बस बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। मायरा, अमन भैया ये सब बातें आप दोनों फिर कभी कर लेना। आज आप दोनों के दोस्त की शादी है, तो कब से आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं? अमन, जी भाभी, हम बस आ ही रहे थे। मायरा एक नज़र अरमान को देख अमन से बोली, ठीक है जल्दी आ जाइए आप दोनों। अमन हाँ में अपना सिर हिला देता है और मायरा वहां से चली जाती है। अमन अरमान के पास आते हुए, चलें? अरमान अमन को देखते हुए, मुझे लगता है कि मुझे मायरा को सारा सच बता देना चाहिए। अमन, पागल हो गया है तू? अगर तूने उन्हें सब बता दिया तो सोचा है कि क्या होगा? उनकी चेहरे की हंसी जो तू अभी देख रहा है ना, वो खत्म हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा चाहेगा। अरमान अपनी आंखों में आंसू लिए अमन की तरफ देखता है। इस वक्त अरमान के चेहरे की मायूसी, बेबसी साफ साफ दिख रही थी। अमन अरमान को चुप करवाकर उसे संभालते हुए मंडप के पास आ जाता है। अमन खुशी के पास चला जाता है, और अरमान वहीं दूर खड़ा मायरा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, और वह सिया और सामर्थ के ऊपर फूल बरसा रही थी। सिया और सामर्थ के फेरे हो रहे थे। मायरा की नज़र जब अरमान पर जाती है
तो वो उसे हाथों के इशारे से अपने पास बुलाती है। तो अरमान मायरा के पास आ जाता है। मायरा अरमान की तरफ देखती है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। तो मायरा इशारे से अरमान से पूछती है कि क्या हुआ। तो अरमान अपना सिर नामे हिला देता है और मायरा को देख स्माइल करने लगता है। कुछ ही देर में शादी हो जाती है। सिया और सामर्थ सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी गेस्ट धीरे धीरे चले जाते हैं और सिया की विदाई भी हो जाती है। सभी कपूर निवास पहुंच चुके थे। सिया को रेस्ट करने के लिए रूम में भेज दिया गया था। शादी के बाद की सभी रस्में मुंबई जाकर होनी थी, तो यहाँ कोई रस्म नहीं की गई थी। कल ही सभी मुंबई वापस जा रहे थे, तो सभी थोड़ी देर बाद अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। मायरा रूम में आकर ड्रेसिंग के पास जाती है और अपनी सारी ज्वेलरी निकालकर वही टेबल पर रख देती है और अपने बालों का जूड़ा खोल देती है। जब मायरा अपनी चूड़ियां उतार रही थी, तभी उसकी नज़र सामने खिड़की से होते हुए अरमान पर जाती है। अरमान पूल साइड गार्डन में रखे झूले पर बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और एक हाथ में सिगरेट। मायरा अरमान के हाथ में सिगरेट देख शॉक्ड थी, क्योंकि जब से उसने अरमान को जाना था, तब से उसने कभी अरमान को सिगरेट पीते नहीं देखा था। मायरा अरमान के पास जाकर अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और अरमान को घूर कर देखती है। वहीं अरमान अपनी ही सोच में गुम था। उसे तो पता ही नहीं चला कि मायरा उसके पास खड़ी है। अरमान सिगरेट की कस लेकर जब धुआं बाहर छोड़ता है, तो उस धुएं की स्मेल से मायरा को खांसी होने लगती है। जब मायरा खांसती है, तो अरमान का ध्यान मायरा पर जाता है, जो अपने मुंह पर हाथ रख के खांस रही थी। अरमान अपने हाथों में पकड़े सिगरेट की तरफ देखता है, जिसमें से निकलते धुएं की वजह से मायरा को खांसी हो रही थी। यह देख अरमान ने जल्दी से सिगरेट को बुझाकर दूर फेंक दिया और मायरा के पास जाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, ठीक हो? किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? फिर अरमान मायरा को अंदर रूम में ले जाता है और बेड पर बिठाकर उसे पानी पिलाता है। अरमान मायरा को देखते हुए, अब ठीक हो तुम? मायरा अरमान को देखती है, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरमान तुम्हें सिगरेट से प्रॉब्लम है तो तुम क्यों आई मेरे पास? मायरा अरमान मैंने आज तक आपको कभी स्मोक करते नहीं देखा, तो आज क्यों? अरमान कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम चेंज कर लो और सो जाओ, बहुत थक गई होगी। मायरा ने अरमान का हाथ पकड़ अपने सामने करते हुए कहा, अरमान क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप बहुत चुपचाप से हैं, जैसे किसी सोच में कहीं खोए हुए हो। क्या हुआ है, मुझे नहीं बताएंगे? अरमान मायरा से नजरें फेरते हुए, कुछ नहीं हुआ, बस वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टेंस्ड हूँ। और कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ये कह अरमान रूम से बाहर जाने लगा, तो मायरा ने पीछे से अरमान को हक करते हुए कहा, आपके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। अरमान मायरा की तरफ पलटते हुए, पहले चेंज तो कर लो। तो मायरा चेंज करने बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में मायरा चेंज करके रूम में आती है, तो देखती है अरमान फिर किसी सोच में गुम है। वो जाकर बेड पर अरमान के पास बैठ जाती है, लेकिन अरमान उसे तो पता ही नहीं चला कि मायरा उसके पास बैठी उसे ही देख रही है। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान क्या हुआ आपको? अरमान मायरा की आवाज़ सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और मायरा को देखता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस काम की टेंशन हो रही है। मायरा अरमान की बाहों से निकलकर अरमान को देखते हुए बोली, इससे पहले तो आपको काम की वजह से इतना परेशान होते हुए नहीं देखा है मैंने। कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अरमान मायरा को देखते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ और सिर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मायरा थोड़ी परेशानी से, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो मुझे नहीं बता सकते थे, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। अरमान मायरा का हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए, तुम कहीं मत जाओ, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, बस तुम मेरा सिर दबा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरमान मायरा की गोद में अपना सिर रख लेट जाता है और मायरा अरमान का सिर दबाने लगती है। कुछ ही देर में अरमान को नींद आ जाती है, तो मायरा अरमान का सिर उठाकर पिलो पर रखती है और खुद उसके पास सो जाती है। करीब आधी रात को मायरा को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो मायरा अपनी आंखें खोलकर अरमान की तरफ देखती है, जो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मायरा अरमान के करीब आकर सुनती है। अरमान नींद में कह रहा था, जान मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़ मत जाओ। मायरा अरमान की बात सुन अरमान को देखती है, जो अभी सो रहा था। मायरा अरमान को अपने सीने से लगा लेती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए, शांत, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ,
अरमान, मैं आपके पास ही हूँ। अरमान ने भी नींद में मायरा को कसकर पकड़ लिया था। अरमान अब शांत हो चुका था और मायरा के सीने से लग चैन से सो रहा था। कुछ देर में मायरा को भी नींद आ जाती है और वो अरमान को हक किए ही सो जाती है। सुबह अरमान की जब आँख खुली तो उसने खुद को मायरा की बाहों में पाया। वो मायरा के सीने पर सिर रखे हुए था। अरमान मायरा से अलग हुआ और मायरा को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर मायरा के माथे को चूम लिया और उसे देखने लगा। सोते हुए भी मायरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अरमान मायरा के चेहरे की मुस्कान देखकर मुस्कुरा दिया। वो आगे बढ़कर मायरा को किस करने ही वाला था कि उसे कल रात की बात याद आ गई और वो एकदम से पीछे हो गया। वो सीधे बाथरूम में चला गया। सभी रेडी होकर जाने के लिए तैयार थे। सभी ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अरमान और मायरा ही बचे थे, वो दोनों भी घर से निकल रहे थे। मायरा एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है और अपने घर को देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मायरा आशा को देखते हुए, आंटी मेरे घर का ध्यान रखना। आशा मायरा को देखते हुए, आप परेशान मत होइए मैडम जी, मैं आपके घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आशा और उसके पति को कपूर निवास की देखभाल के लिए रखा गया था। इस घर में रहने के लिए अरमान ने उन्हें कहा था। अरमान चाहता था कि मायरा जब भी अपने घर आए तो उसे अपना घर साफ सुथरा मिले। उसे ऐसा न लगे कि उसका घर वीराना सा है, वो यहाँ रहता ही नहीं है। मायरा एक नज़र अपने घर को देख गाड़ी में बैठ जाती है। इस वक्त मायरा की आंखों में आंसू थे। मायरा ने अरमान के कंधे पर अपना सिर रखा, अरमान की बाजू को कसकर पकड़ लेती है और अरमान भी मायरा के हाथों को मजबूती से पकड़ लेता है। कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर सिया की फैमिली भी आई थी। वो सब भी मुंबई जा रहे थे क्योंकि सिया और सामर्थ की रिसेप्शन पार्टी आज ही रखी गई थी। काफ़ी ऐसे गेस्ट थे जो मनाली शादी में नहीं आए थे, तो इसलिए रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। कुछ घंटों में सभी मुंबई पहुंच जाते हैं। इस वक्त सभी सामर्थ के घर थे। सुमन जी सिया और सामर्थ को बाहर दरवाजे पर रोक देती हैं और थोड़ी देर में एक आरती की थाल लेकर आती हैं। सुमन जी सामर्थ और सिया को टीका लगाती हैं, फिर दोनों की आरती उतारती हैं और चावल से भरा कलश चौखट पर रख देती हैं। सुमन जी सिया से कहती हैं, सिया इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। सिया अपने राइट पैर से उस कलर को गिराकर अंदर आ जाती है तो मायरा जल्दी से उनके आगे एक थाल लाकर रखती है जिसमें पानी के साथ कुमकुम मिलाया हुआ था। सिया उसमें अपने पैर रख देती है और कुछ कदम चलकर आगे बढ़ जाती है। सुमन जी सिया और सामर्थ को अंदर लाकर बिठा देते हैं और दूध से भरा हुआ थाल उन दोनों के सामने रख देती हैं, जिसमें सुमन जी एक अंगूठी डाल देती हैं और सामर्थ और सिया को अंगूठी ढूंढने को कहती हैं। सिया और सामर्थ उस थाल में अंगूठी ढूंढने लगते हैं। अंगूठी सामर्थ को मिल गई थी। इससे पहले सामर्थ अंगूठी थाल से बाहर निकाल पाता, उससे पहले सिया ने सामर्थ के हाथ से अंगूठी छीनकर बाहर निकाली और सामर्थ देखता ही रह गया। सामर्थ सिया को देखते हुए, ये तो चीटिंग है। सुमन जी सामर्थ को देखते हुए, चीटिंग? सामर्थ सुमन जी से, हाँ माँ, अंगूठी मुझे मिली थी और सिया ने मुझसे छीन ली। अमन सामर्थ को देखते हुए बोला, अब तो बड़ा हो जा, तेरी शादी भी हो गई है, अभी भी बच्चों की तरह शिकायत कर रहा है। सुमन जी, हम सब ने देखा है कि सिया ने अंगूठी निकाली है, हार गया है तो मेरी बहू को ब्लेम कर रहा है। सामर्थ सिया को देखता है जो इतराते हुए स्माइल के साथ सामर्थ को देख रही थी। सुमन जी सामर्थ को अंगूठी देती हैं और कहती हैं, लो ये अंगूठी सिया को पहना दो। सामर्थ अंगूठी लेकर सिया को पहनाता है, फिर सिया को रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देते हैं। मायरा और सभी फैमिली वाले शाम को आने का बोलकर मलिक मेंशन चले जाते हैं। मलिक मेंशन, सिया की फैमिली भी यही मलिक मेंशन में रुके थे। सभी अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं मायरा और अरमान भी अपने रूम में जाते हैं। अरमान सीधे क्लोजेट रूम में चला जाता है और मायरा बेड पर जाकर लेट जाती है। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। कुछ ही मिनटों में मायरा को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। अरमान शावर लेकर और कपड़े चेंज करके रूम में आता है तो देखता है कि मायरा सो रही है। अरमान मायरा के पास जाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुम्हारा और रियाज का गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब अनजाने में हो गया। मैंने अनजाने में ही तुम्हें बहुत बड़ा दर्द दे दिया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यह कह अरमान आगे बढ़कर मायरा के माथे को चूम लेता है और वो भी वहीं मायरा की बगल में लेटकर मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे बड़े प्यार से निहारने लगता है।
2 घंटे बाद जब मायरा उठती है तो खुद को अरमान की बाहों में पाती है। मायरा अरमान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। मायरा उसे देख मुस्कुराती है। अरमान मायरा को देखते हुए, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? तो मायरा अरमान के सीने से लगती हुई हाँ में जवाब देती है। अरमान मायरा को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए, जान एक प्रॉमिस करोगी मुझसे? मायरा अरमान के सीने से लगी हुई ही बोली, कैसा प्रॉमिस? अरमान, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों आपको छोड़कर जाऊंगी? अरमान मायरा को देखते हुए, प्लीज जान प्रॉमिस मी कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मायरा प्रॉमिस, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरमान मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर ऐसे ही दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। फिर दोनों उठकर रेडी होने लगते हैं। मायरा सावर लेकर चेंज करके रूम में आती है। तब तक अरमान रेडी हो चुका था। मायरा मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती है तो अरमान मायरा के पास आकर सिंदूर लेकर मायरा की मांग भरता है और माथे को चूम लेता है और कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ। तो मायरा हाँ में सिर हिला देती है और रेडी होने लगती है। कुछ ही देर में सभी ओबराय मेंशन में होते हैं। फंक्शन स्टार्ट होने में अभी टाइम था। मायरा सिया के रूम में जाती है और उसे रेडी करने लगती है। वहीं पार्टी में सभी गेस्ट भी धीरे धीरे आ चुके थे। मायरा सिया को लेकर पार्टी हॉल में आती है। सिया ने रेड कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी डाली हुई थी और साथ ही नेकलेस का पूरा सेट, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर, होठों पर रेड लिपस्टिक और मेकअप, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं सामर्थ्य ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सामर्थ्य और सिया को एक जगह बिठाया जाता है। सभी दोनों से मिलकर बधाइयाँ देते हैं और तोहफे भी देते हैं। अमन अरमान के पास जाता है और कहता है, अरमान तू ठीक है? तो अरमान बिना अमन की तरफ देखे बस हाँ में जवाब देता है। अमन, तूने भाभी को कुछ बताया तो नहीं ना? अरमान मायरा को देखते हुए अमन से बोला, नहीं, सब बताकर मैं उसे खोना नहीं चाहता। उससे दूर होने के ख्याल से ही मेरी जान निकलने को हो जाती है। अगर वो सच में मुझसे दूर चली गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा यार। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अमन अरमान के कंधे पर हाथ रख उससे बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा और भाभी कभी तुझसे दूर नहीं जाएंगी। वो भी तुझसे बहुत प्यार करती हैं। पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी डिनर करके मलिक मेंशन वापस आ जाते हैं। अरमान चेंज कर स्टडी रूम में चला जाता है और ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट काम था तो मायरा को सोने का बोलकर खुद स्टडी रूम में चला जाता है। मायरा शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है और सोने के लिए बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अरमान को पकड़कर सोने की आदत जो हो गई थी। वो पूरे बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वो परेशान होकर उठकर बैठ जाती है और अपने फ़ोन में टाइम देखती है। अभी 1 घंटा ही हुआ था अरमान को गए। वो कुछ देर और वेट करती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। फ़ोन देखते उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है और वो सो जाती है। करीब रात के 2:30 बजे अरमान का काम खत्म होता है और वो अपने रूम में आता है तो देखता है कि मायरा अपने हाथ में फ़ोन लिए सो रही थी और फ़ोन में कोई मूवी चल रही थी। तो अरमान मायरा के हाथ से फ़ोन लेकर बंद करता है और साइड टेबल पर फ़ोन रखकर मायरा को ब्लैंकेट उड़ा देता है और एसी का टेम्परेचर सेट कर खुद मायरा को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूम कर सो जाता है। सुबह मायरा उठी तो उसे अपने पास अरमान नहीं दिखा। तो उसे लगा कि अरमान रात भर काम ही कर रहा था। मायरा उठकर बैठी ही थी कि तभी अरमान रूम में पसीने में लथपथ आता है। उसे पसीने में भीगा देख मायरा समझ जाती है कि वो इस वक्त जिम से आया है। अरमान सीधे बाथरूम में चला जाता है और शावर लेने लगता है। अरमान 30 मिनट बाद रूम में आता है। वो देखता है मायरा मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही है और अरमान मायरा को देखते हुए बोला, तुम कहाँ से नहा कर आई हो? मायरा अरमान को देखते हुए, क्यों, इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है? तो अरमान मुस्कुराकर नामे से हिला देता है। मायरा मिरर में देखते हुए अरमान से, आप तो इतना टाइम लगाते हैं नहाने में, अगर मैं आपका वेट करती तो नाश्ता बनाने में लेट हो जाती। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और शरारती अंदाज में बोलता है, वेट करने की क्या ज़रूरत है? अब से हम दोनों साथ में ही शावर लेंगे, टाइम भी बचेगा और पानी भी। मायरा अरमान से खुद को छुड़ाते हुए, जी नहीं, अगर आपके साथ शावर लेने लगी ना तो टाइम बचेगा नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब छोड़िए, मुझे नीचे जाकर नाश्ता बनाना है।
अरमान मायरा पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस दो, फिर छोड़ूंगा। मायरा आगे बढ़कर अरमान के होठों पर अपने होठ रख हल्का सा किस कर जैसी पीछे होने लगती है, तभी अरमान मायरा को पकड़कर पीछे गर्दन से कर उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। 10 मिनट की किस के बाद अरमान मायरा को छोड़ देता है और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, तैयार हो जाओ, आज से तुम्हें कपूर इंडस्ट्री का काम शुरू करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगी। तो मायरा हाँ में अपना सिर हिला देती है। मायरा रेडी होकर नीचे आती है और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। सभी रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और मायरा सर्वेंट की हेल्प से खाना टेबल पर रखती है और सबको खाना सर्व करती है। सभी खाना खाते हैं। आज सिया की फैमिली वापस मनाली जाने वाले थे। नाश्ता करने के बाद सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सामर्थ की फैमिली और सिया सामर्थ सभी पहले से ही एयरपोर्ट पर उन सभी का वेट कर रहे थे। सिया ने जब अपने मम्मी पापा को देखा तो भागकर उनके गले लग गई। सामर्थ भी आगे आकर उन सभी से मिलता है। सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुणाल और रिया के गले भी मिलती है तो अनिल जी आगे आकर सिया को चुप करवाते हैं और मायरा को अपने पास बुलाकर अपनी दोनों बेटियों को देखकर बोले, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो दोनों हामी अपना सिर हिला देती हैं। दिव्या जी उन दोनों के पास आकर बोली, और एक बात का ध्यान रखना, शादी हो गई है तुम दोनों की तो बच्चों की तरह लड़ना मत। इस पर सिया और मायरा का मुंह बन जाता है और उन दोनों को देख कुणाल और रिया हंस देते हैं। अनिल जी, अरे दिव्या जी कैसी बातें कर रही हैं। इनके बच्चों की तरह घर में उछल कूद करने से ही तो घर में रौनक रहती है। जब तक घर में बेटियों की चहल पहल नहीं होती तब तक घर घर नहीं लगता। तो सिया और मायरा मुस्कुराकर अनिल जी के गले लग जाती हैं और दोनों ही सभी से गले मिलती हैं और फिर सिया की फैमिली चली जाती है। उनके जाने के बाद सामर्थ के मम डैड ओबराय मेंशन चले जाते हैं और प्रिया जी और राकेश जी दोनों मलिक मेंशन चले जाते हैं। रुद्र, रजत और अरमान ऑफिस चले जाते हैं। सामर्थ हॉस्पिटल चला जाता है। सिया का मूड थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए सभी दोनों को साथ में रहने को बोलते हैं। तो मायरा सिया को लेकर एक कैफे में आ जाती है। दोनों कैफे में बैठे होते हैं। दोनों अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती हैं और मायरा सिया को देखते हुए, तो सिया मैडम कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट। मायरा मुस्कुराकर सिया से पूछती है तो सिया शर्मा जाती है। यह देख मायरा सिया का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, अरे तुझे शर्माना भी आता है। इस पर सिया मायरा को देखते हुए, नहीं तुझे ही शर्म आती है बस। इस पर मायरा मुस्कुराती। दोनों ऐसे ही कुछ देर साथ बैठकर बातें करती हैं, फिर घर के लिए निकल जाती हैं। मायरा सिया को ओबराय मेंशन छोड़ खुद मलिक मेंशन के लिए निकल जाती है। मायरा घर पहुंचकर लंच बनाने लगती है और लंच बनाने के बाद मायरा लंच बॉक्स में खाना पैक कर ड्राइवर के हाथों लंच ऑफिस भेज देती है और प्रिया जी, दादी जी, रियांश को लंच करवाकर खुद भी लंच कर लेती है और स्टडी रूम में जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है। मनाली ऑफिस के मैनेजर से बात कर मायरा लैपटॉप पर काम करने लगती है। जब मायरा मनाली में थी तब अरमान मायरा को कपूर एंड सन्स कंपनी के ऑफिस ले जाता है और वहाँ मायरा को सबसे मिलवाता है और मायरा वहाँ के कुछ एम्प्लॉय जो उसके पापा और भाई के होते हुए काम करते थे और आज भी करते हैं, उनसे और मैनेजर से मिलकर कंपनी की सारी डिटेल लेती है। मायरा को काम करते हुए शाम हो जाती है। मायरा टाइम देखती है, जहाँ शाम के 7 बज रहे थे। तो मायरा अपना काम छोड़कर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। प्रिया जी किचन में मायरा के पास आकर बोली, मायरा तुम थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो, खाना सर्वेंट बना लेंगे। मायरा खाना बनाते हुए, मम्मा अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हुए मैं थकती नहीं, बल्कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और आप सबको भी तो मेरे हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। प्रिया जी, तुमने हम सबकी आदत बिगाड़ दी है। तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो कि किसी और के हाथों से बना खाना अच्छा ही नहीं लगता। मायरा, मम्मा आप बाहर जाकर बैठिए। अगर दादी जी या पापा ने आपको किचन में देख लिया ना तो फिर क्या होगा तो आपको पता ही है। प्रिया जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं और कुछ ही देर में खाना बनकर रेडी हो जाता है। मायरा सर्वेंट को खाना टेबल पर रखने को बोलकर खुद रूम में फ्रेश होने चली जाती है। मायरा फ्रेश होकर नीचे आती है, तब तक सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरमान अभी नहीं आया था। मायरा सबको खाना खिला देती है और खुद स्टडी रूम में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगती है। 10 बजे अरमान आता है और सीधे रूम में चला जाता है। रूम में मायरा को ना पाकर अरमान नीचे आता है
और डाइनिंग एरिया में देखता है, लेकिन उसे मायरा नहीं मिलती। फिर वो रियाज के रूम में जाता है, मायरा वहाँ भी नहीं थी। अरमान गार्डन साइड जाकर देखता है, मायरा वहाँ भी नहीं थी। फिर उसे कुछ याद आता है और वो स्टडी रूम में जाता है तो देखता है कि मायरा सोफे पर बैठी अपनी गोद में लैपटॉप रखे कीपैड पर ऐसे उंगलियां चला रही थी जैसे वो पियानो प्ले कर रही हो। मायरा अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि अरमान उसके पास आकर बैठा उसे निहार रहा है। अरमान कुछ देर ऐसे ही बैठे मायरा को देख रहा था, जो किसी प्रोफेशनल की तरह अपने काम पर फोकस कर रही थी। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि मायरा पहली बार किसी कंपनी को अकेले हैंडल कर रही है। अरमान देखता है कि उसकी बीवी का ध्यान अभी तक उस पर नहीं गया। तो अब अरमान ने मायरा की गोद से लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा और मायरा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। मायरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाई तो अरमान ने उसे हिलने का मौका नहीं दिया। मायरा, अरमान छोड़िए ना, बस थोड़ा सा काम बचा है। अरमान, पति कब से पास बैठा है, उस पर तो ध्यान नहीं गया, और काम पर कितना ध्यान है। मायरा, कब आए आप। अरमान, जब तुम अपने काम में बिजी थी। आधे घंटे से तुम्हारे पास बैठा तुम्हें देख रहा हूँ कि अब मेरी तरफ देखोगी, लेकिन नहीं, मजाल है जो लैपटॉप से नजर हटाकर मेरी तरफ देख लो। मायरा अरमान के गले में अपनी बाहें डालते हुए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपने ही दी है, तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं। अरमान मायरा के बालों से रबड़ बैंड निकालकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मुझे इग्नोर करोगी। खाना खाया तुमने। तो मायरा नामे अपना सिर हिला देती है। तो अरमान मायरा को ऐसे ही गोद में उठाए स्टडी रूम से निकलने लगा। मायरा हड़बड़ाकर बोली, अरे पहले मुझे नीचे उतारिए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। अरमान चलते हुए, कौन देखेगा, सभी सो रहे हैं। अरमान मायरा को गोद में उठाए डाइनिंग टेबल के पास आता है और उसे चेयर पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और खाना प्लेट में सर्व करने लगता है। मायरा अरमान को रोकते हुए, रुकिए, पहले खाना गर्म कर दूं। अरमान प्लेट में खाना सर्व करते हुए, खाना गर्म है। जब तुम्हें काम करते देखा तो सर्वेंट को खाना गर्म करने को कह दिया था। दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया और मायरा को लेकर सीधे बाथरूम में चला गया। बाथटब में पानी भरकर मायरा को बाथटब में लेकर बैठ गया। ऐसे ही समय बीतता चला गया। मायरा ने भी अपने पापा की कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। जब भी उसे काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो अरमान और राकेश जी हमेशा उसकी हेल्प करते थे। जब भी राकेश जी मायरा को काम में हेल्प करते या उसे कुछ समझाते तो मायरा को उनमें अपने पापा विक्रम कपूर की छवि दिखती। वो भी ऐसे ही मायरा को समझाते थे। मायरा पूरे परिवार में ऐसे घुल मिल गई थी जैसे मानो उसे उसका परिवार वापस मिल गया हो। मायरा अब तो उन सबके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी। मायरा को मीटिंग अटेंड करने जब मनाली जाना होता तो अरमान उसकी सभी मीटिंग यहीं मुंबई में ही अरेंज करवा देता था। अगर मायरा को मनाली ऑफिस जाना भी होता तो अरमान भी उसके साथ मनाली आ जाता, चाहे एक दिन के लिए ही मायरा को जाना हो। अरमान एक दिन भी उसके बिना नहीं रहता था। मायरा से दूर न रहना पड़े, इसके लिए उसने लंदन और यूएस का सारा काम रुद्र को सौंप दिया, जिस वजह से रुद्र अक्सर इंडिया से बाहर ही रहता था। उसकी शादी को 3 महीने हो चुके थे और कल अरमान का बर्थडे था, तो मायरा ने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था और अरमान के लिए उसके पास स्पेशल गिफ्ट भी था। सभी खाना खाकर सो चुके थे। अरमान और मायरा स्टडी रूम में बैठे अपना काम कर रहे थे, या यूं कह लो कि काम सिर्फ अरमान ही कर रहा था और मायरा काम करने के बहाने अरमान को रोके बैठी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद अरमान अपने कमरे में रेस्ट करने जा रहा था, लेकिन मायरा ने उसे जाने नहीं दिया और काम करने के बहाने उसी स्टडी रूम में ही रोक लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।